हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैनी क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक मंथन सीरीज का फिर एपिसोड नंबर। ये लगभग आज का हमारा एपिसोड नंबर होने वाला है 9, यानी कि 9 नंबर का हमारा आज का ये एपिसोड होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि आपने देख लिया होगा कि पैट का नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। बस उसका जो है प्रक्रिया चल रही है और लगता है कि 20 तारीख के आसपास नोटिस जारी कर दिया जाएगा, ऑनलाइन शुरू कर दी जाएगी। आपको उसी प्रकार से तैयारी करनी है कि इस बार पैड में अच्छा प्रदर्शन रहे। और आप सभी जानते हैं कि यूपी लेखपाल, यूपी स्टेनो, क्लर्क, जेई जो भी वगैरह वगैरह की वैकेंसी आती है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी वैकेंसी आती है, आप सभी जानते हैं कि उसमें पैड बहुत जरूरी अनिवार्य कर दिया गया है। आप सभी अच्छे से जानते हैं और आपको अच्छे से जानना है कि पैड में जितने अच्छे नंबर होंगे उतना अच्छा आपका प्रदर्शन होना चाहिए। जितना अच्छा प्रदर्शन होगा आप अच्छे से उसको पैड में किसी भी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जानते हैं आप सभी इस बात को। चलिए फिर बात शुरू करते हैं अपने आज के अपने सेशन के साथ। जैसे कि हमारा आज का प्रैक्टिस सेट का नंबर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र जिन दो नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है। आपको बताना है कि दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं, किस नदियों के बीच को कहा जाता है। आपको पेपर में क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा कर ही देगा और आपको कुछ नहीं करना है। बस खाली आपको जैसे क्वेश्चन दिया गया है तो आपको कुछ नहीं देखना कि ये देखना कि दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है, ये आपको बताना है। बस खाली इतना आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं है। इधर उधर थोड़ी सी लैंग्वेज गड़बड़ हो जाती है और आपको बस यही चीज देखनी है कि उसमें कॉमन कौन सा वर्ड है। बस आपको कॉमन पकड़ना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। चलिए बताइएगा आंसर इसका। घाघरा व गंडक, गंगा व यमुना, गंगा व ताप्ती, गंगा और तापरा, यमुना और चंबल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस ऑप्शन का आप विशेष ध्यान रखेंगे। जो ये लास्ट का ऑप्शन होता है, इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन का विशेष ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन ऑप्शन सॉरी ऐसा गड़बड़ करता है कि सही को भी गलत करवा देता है और गलत को भी सही करवा देता है। चलिए बताइएगा, अब इसका आंसर दीजिएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गंगा और यमुना के बीच की दो भूमि होती है, क्या कहते हैं, दोआब क्षेत्र कहते हैं। गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दोआब क्षेत्र। आगे चलिएगा, आगे देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन सभी जानदारी हैं, प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको सबको अच्छे से करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत और कब किया गया था, ये आपको बताना है। किस अधिनियम के तहत किया गया था और कब इसका गठन किया गया था, ये आपको बताना है। जैसे दिया गया कि विद्युत अधिनियम 2003 के तहत 10 सितंबर 1990 में, या फिर कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1 जनवरी 1985 में, या फिर कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980 में, या फिर विद्युत अधिनियम 2003 के तहत 15 अगस्त 1982 में, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताएंगे किसके तहत इसका गठन किया गया था, आपको बताना है। आंसर दीजिएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980 में इसका गठन किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन को सही पहचानिए। दिया गया कि गुरुमा, कनाज, बापूहारी, या फिर ये प्रमुख कोयले की खदान है जो कि मिर्जापुर में स्थित है। एक दिया गया इसमें कि लौह अयस्क जिसे हम बोलते हैं हेमेटाइट के लिए उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर जाना जाता है, या फिर तांबे में सोनराय क्षेत्र प्रसिद्ध। इनमें से ये 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना कि इसमें से हमें सही कथन पहचानना है कि कौन सा है। ऑप्शन देखना इसमें ऐसे है कि आप उसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे, जैसे कि पहला और दूसरा दे रखा है, दूसरा और तीसरा, या फिर पहला और तीसरा, या फिर सभी सही है, या फिर इनमें से
कोई भी सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए बाबू ये दिया गया इसमें कि गुरुमा, कनाज, बाबूहारी ये प्रमुख कोयले की खदान ये कहाँ पर स्थित है। ये जो हमारे प्रमुख कोयले की खदान है ये कहाँ पर है, मिर्जापुर। कहाँ पर है ये, मिर्जापुर में। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ साथ एक आ जाता है देखिए कजराहट। कजराहट ये हमारी कहाँ पर है, ये हमारी सोनभद्र में। ये कहाँ पर है, सोनभद्र में। इसके साथ साथ आप इसको भी नोट करेंगे, इसको नोट करते चलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहाँ पर है, हमारी सोनभद्र में। अब आपको देखना है इसमें कि इसमें गलत कौन सा है। देखिए गुरुमा, कनाज, बाबूहारी प्रमुख कोयले की खदान जो कि मिर्जापुर में स्थित है। देखिए वाकई में ये मिर्जापुर में स्थित तो है, लेकिन ये कोयले के लिए नहीं, ये कोयले के लिए नहीं जाने जाती, ये काय के लिए जानी जाती है, यानी चूना पत्थर के लिए। किसके लिए, चूना पत्थर। चूना पत्थर ये किसके लिए जाने जाती है, चूना पत्थर के लिए। ये है तो कहाँ पर, मिर्जापुर में ही, लेकिन ये चूने पत्थर के लिए जाने जाती है। सोनभद्र जो मैंने आपको बताया कदराहट, ये भी सोनभद्र में ही पाया जाता है, लेकिन ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी चूना पत्थर के लिए। अब बात करेंगे जैसे कि लोहा अयस्क, जिसे बोलते हैं हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर माना जाता है। देखिए हेमेटाइट के लिए कौन सा जिला माना जाता है, ललितपुर। ये बात इनकी सही है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, सॉरी ये इसमें ऑप्शन गलत और ये वाला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा हमारा सही है, पहला गलत है। बात करेंगे तीसरे की कि तांबे के लिए सोनराय क्षेत्र प्रसिद्ध है। तांबे के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, सोनराय। ये भी आपका बात सही हो जाएगी। और ये देखिए ये सोनराय क्षेत्र कहाँ पड़ता है, ये भी हमारा ललितपुर में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ललितपुर। ये कहाँ पड़ता है, ललितपुर। ये भी कहाँ पड़ता है, ललितपुर में ही पड़ता है। तो ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा। हमें क्या पहचानना है, सही को। इसमें देखना हमारा दूसरा और तीसरा कौन सा ऑप्शन में है। दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे कोयले के लिए। कोयले के लिए आप सभी जानते हैं कि सिंगरौली। कोयला, कोयला कहाँ होता है, सिंगरौली में। कोयला कहाँ होता है, सिंगरौली। सिंगरौली बेसिन। कोयला कहाँ होता है हमारा, सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पड़ता है, ये सिंगरौली हमारा पड़ता है ये सोनभद्र में। सिंगरौली कहाँ पड़ता है, सोनभद्र, जो कि मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। सिंगरौली मध्य प्रदेश और सोनभद्र ये दोनों एक तरीके का जिला है। सुनिए इसका जो क्षेत्र लगता है बेसिन, जो लगता है ये हमारा एमपी में। एमपी कोयला सोनभद्र और सिंगरौली क्षेत्र बेसिन का पड़ता है एमपी में। बात करेंगे देखिए कुछ और के बारे में, जैसे कि हीरा। हीरा हमारा कहाँ होता है, हीरा हमारा होता है, हीरे की बात करेंगे। हीरा ये हमारा कहाँ होता है, मिर्जापुर। मिर्जापुर और बांदा। मिर्जापुर और बांदा में। बात करेंगे देखिए इसमें आ जाता है और एक आता है संगमरमर। संगमरमर की बात करेंगे। संगमरमर ये कहाँ कहाँ होता है, देखिए संगमरमर की बात करेंगे। और देखिए ये भी संगमरमर होता है मिर्जापुर, मिर्जापुर और सोनभद्र। मिर्जापुर और सोनभद्र ये कहाँ होता है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। बात करेंगे बॉक्साइट की। बॉक्साइट कहाँ होता है, बॉक्साइट। बॉक्साइट इसकी बात करने वाले हैं, बॉक्साइट की। ये कहाँ होता है, ये देखिए होता है बांदा। बांदा और साथ ही साथ इसमें आ जाता है देखिए वाराणसी भी। वाराणसी, वाराणसी के साथ साथ आ जाता है इसमें एक चित्रकूट भी। चित्रकूट, वाराणसी और चित्रकूट। और देखिए बात करने वाले हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये कहाँ पे पाया जाता है, ये होता है हमारा हमीरपुर। ग्रेफाइट हमीरपुर में। और देखिए बात करेंगे जैसे कि सोना। सोने की भी बात कर लेते हैं। सोने में कुछ क्षेत्र आता है जैसे कि शारदा नदी, शारदा व रामगंगा। शारदा व रामगंगा नदियों के रेत में। शारदा व रामगंगा के नदियों के रेत में
और जिसमें इसमें कुछ क्षेत्र आता है सोनभद्र का भी, और इसमें कुछ क्षेत्र आता है ललितपुर का। सोनभद्र और ललितपुर का भी क्षेत्र आता है। माना जाता है जैसे कि देखो पाया जाता है सभी में धीरे धीरे, जैसे सोनभद्र में पाया जाता है और ललितपुर में भी, लेकिन रामगंगा और शारदा नदी जो इनका रेत होता है उसमें अधिकतर मात्रा में पाया जाता है, ये माना जाता है। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जैसे इसमें दिया गया है कि 1954 में उत्तर प्रदेश के मैथिली शरणगुप्त को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आपको बताना है कि 1954 में मैथिली शरणगुप्त को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जिसमें दे रखा है कि उन्होंने भारत रत्न या फिर पद्म विभूषण या फिर पद्म भूषण या फिर पद्म श्री या फिर इनमें से कोई नहीं। ये चारों पुरस्कार आपके सामने दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें से आंसर आपका क्या हो जाएगा। आंसर दीजिएगा, इसमें क्या आंसर हो जाएगा। मैथिली शरणगुप्त जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था ये आपको बताना है। बताइएगा कौन सा पुरस्कार दिया गया था। देखिए मैथिली शरणगुप्त जी को दिया गया था पद्म भूषण। पद्म भूषण ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पद्म भूषण। देखिए बात कर लेते हैं इनकी कुछ रचनाओं की। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको जरूर देखना। रचनाएं की बात करेंगे जैसे कि इसमें आता है रंग में भंग। रंग में भंग देखिए रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, हिंदी में आ जाता है। अगर पेपर को कठिन बनाना है तो उन्होंने साहित्य रख देना है, काम खत्म, पेपर कठिन हो जाता है। हिंदी व्याकरण इतनी आसानी होती है, आप व्याकरण तो कोई भी कर लेता है। संज्ञा सर्वनाम और जी विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण कारक, ये तो सब कोई भी कर लेता है, लेकिन अगर रचनाएं याद नहीं है तो पेपर कठिन हो जाता है। बस उन्होंने 2-4 रचनाएं रख देनी है और पेपर को कठिन कर देंगे। इसलिए रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको याद करते रहें। हर एक कवि की, हर एक लेखक की रचनाएं जरूर याद होनी चाहिए। जैसे कि बात करेंगे झंकार, फिर इसके बाद बात करेंगे हम जैसे कि आ जाती है यशोधरा। ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। फिर इसके बाद आती है जय भारत। जय भारत, जय भारत के बाद आती है जैसे इसमें त्रिपथगा। त्रिपथगा। फिर इसके बाद जैसे कि आ जाती है इसमें भारत भारती। भारत भारती। भारत भारती के बाद आती है इसमें विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया। फिर इसके बाद जैसे कि आती है पंचवटी। पंचवटी। फिर इसके बाद जैसे कि आती है पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र। ये सब रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरणगुप्त की हैं। और देखिए मोस्ट मैंने रचनाएं आपको बताई दी हैं, बाकी आप लिखते रहना। बात करेंगे देखिए इनके जन्म की। इनका जन्म कब हुआ था? इनके जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? देखिए इनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करेंगे, मृत्यु हुई थी 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। बात करेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था चिरगांव झांसी में। कहाँ हुआ था? चिरगांव। चिरगांव जो कि पड़ता है झांसी में। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। एक दिन को हम सारे कवि के और इनके जन्म स्थान सबके बारे में आपको बताने वाले हैं। एक वीडियो ऐसी प्रॉपर लेकर के आएंगे। बात करेंगे देखिए इनके पिता की। इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। सेठ रामचरण गुप्त। और देखिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी इनको? ये दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इसके मैंने आपको इनके पिता का नाम भी बता दिया, इनका गांव का नाम बता दिया, इनकी रचनाएं बता दी हैं। ये सब आपको नोट करनी है अच्छे से। और इनको पुरस्कार दिया गया था 1954 में पद्म भूषण। बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। देखिए इनके बारे में जितनी डिटेल थी वो मैंने मोस्ट आपको सभी बता दी है।
चले आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जाएगी उत्तर प्रदेश फिल्म नीति कब आई थी। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश फिल्म नीति कब आई थी। देखिए उत्तर प्रदेश फिल्म नीति ये आई थी, जैसे कि दिया गया 1954, 1990 या फिर 2000, 2010 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए फिल्म नीति कब आई थी। फिल्म नीति आई थी हमारी 22 फरवरी। कब? 22 फरवरी, 22 फरवरी 2023। 2023 में फिल्म नीति आई थी। ऑप्शन नंबर इसमें ई इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। चले आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें इतना ही बहुत है, आगे चलिएगा कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर को फिल्म सिटी बनाई जा रही है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश किस शहर को फिल्म सिटी बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। देखिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को बनाया जा रहा है, गोरखपुर को, आगरा को, या फिर लखनऊ, प्रयागराज, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए फिल्म सिटी किसे बनाया जा रहा है। देखिए फिल्म सिटी बनाया जा रहा है इन्हें नोएडा को। ऑप्शन इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किसे बना रहे हैं? नोएडा। किसे बना रहे हैं? नोएडा को। ऑप्शन नंबर इसमें भी ई इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो हमारी फिल्म सिटी बना रहे हैं इन किसके संस्थापक कौन है? संदीप गारवा। संदीप गारवा। एक बार लिखेंगे संस्थापक, फिल्म सिटी के जो संस्थापक हैं इसके संस्थापक की संस्थापक कौन है इसके? संदीप गारवा। ये कौन है? ये इसके फिल्म सिटी के संस्थापक। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें रीजनल फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है। आपको बताना है कि रीजनल फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है, ये आपको बताना है। देखिए रीजनल फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है, इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे दिया गया है कि नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, आगरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। रीजनल फिल्म सिटी बनाई जा रही है गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे देखिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा कि फिल्मों को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। आपको बताना है कि फिल्मों को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। 1980 में, 1954, 1998 या फिर 2000 या इनमें से कोई नहीं। फिल्मों को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? ये दिया गया था 1998। ऑप्शन नंबर इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। आपको बताना है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसको वन्यजीव अभयारण्य कब घोषित किया गया था, ये आपको बताना है। किसको? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को। देखिए इसकी बात करेंगे कि ये है कहाँ पर। देखिए किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य ये हमारा कहाँ है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, ये हमारा लखीमपुर खीरी में स्थित है। देखिए लखीमपुर खीरी में ही एक हमारा है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क, और इसके साथ साथ दुधवा टाइगर रिजर्व। अब इसको दुधवा टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है, जिसको दुधवा नेशनल पार्क को। बात करेंगे ये दुधवा नेशनल पार्क ये कब बना था? ये बना था 1977 में, और दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 में, यानी कि 10 साल का डिफरेंस। और बात करेंगे देखिए इस क्वेश्चन की कि किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ये किया गया था कब किया गया था? 1972। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1972। चले आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें। देखिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत
प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चा के जन्म यानी कि बच्चे के जन्म पर जो शुभ क्षण पर के रूप में गाया जाता है, वो आपको बताना है कि कौन सा है। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो लोकगीत गाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो वो लोकगीत कौन सा है ये आपको बताना है। जैसे दिया गया है कि चैती है, सोहर है, बिरहा है, या फिर कजरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चे के जन्म पर कौन सा गाया जाता है? देखिए वो गाया जाता है सोहर। ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सोहर। बात करेंगे देखिए सोहर के बारे में हो गया था, अब बात करेंगे कजरी के बारे में। कजरी ये मिर्जापुर जिले में होता है। कौन सा? मिर्जापुर। कजरी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मिर्जापुर से। कजरी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मिर्जापुर से। और देखिए बेशक तो आम तौर पर यानी कि पूरे जो पूर्वांचल क्षेत्र है उसमें ये पूरा ही प्रसिद्ध है। कौन सा? कजरी। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये होती है मिर्जापुर से। पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में प्रसिद्ध है कजरी। और देखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? मिर्जापुर से। अब चलते हैं आगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें जैसे कि सुगंध एवं सूरज विकास केंद्र FFDC की स्थापना UNDP या UNIDO और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी? ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया इसमें जैसे कि 1990 से 91, या फिर 91 से 92, 92 से 93 और 93 से 94, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1990 से 1991। और देखिए बात करेंगे कहाँ पर, ये थी कन्नौज। कहाँ पर है ये? कन्नौज में की गई थी। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, इसके बारे में इतना ही कि उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। आपको बताना है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? कानपुर में। या फिर खेरिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? गोरखपुर में। या फिर जेवर सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? मुरादाबाद में। देखिए बात करेंगे जेवर सिंह, आप सभी जानते हैं कि ये निर्माण अधीन यानी कि काम जारी है, इसको मंजूरी दे दी गई है। और ये है कहाँ पर? ये है गौतम बुद्ध नगर। कहाँ? ये गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। गौतम बुद्ध नगर ये कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में। बात करेंगे खेरिया, ये कहाँ पर है? खेरिया की बात करेंगे। देखिए बात करने वाले हैं खेरिया, ये गोरखपुर में स्थित नहीं है, यानी कि हमारा ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत है, और ये हमारा सही हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, लखनऊ। बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? ये हमारा स्थित है कहाँ पर? बनारस। बनारस में भी कहाँ पर आता है? बाबतपुर। बनारस में भी आता है बाबतपुर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए बात करेंगे खेरिया, ये कहाँ पर है? खेरिया है हमारा कहाँ पर? आगरा में। खेरिया आगरा। खेरिया कहाँ पर है? ये आगरा में ये स्थित है। और देखिए एक चीज और याद रखेंगे, ये जो हमारा लाल बहादुर सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है, यानी कि संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला एयरपोर्ट। संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला एयरपोर्ट। संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? लाल बहादुर सिंह शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है? ये बनारस में। बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया हमारा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो किस जिले में? प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करेंगे किसके बारे में कि जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, देखिए वो कौन सी है? पहले तो उसके बारे में जानते हैं। ये है हमारी रिहंद। कौन सी है? रिहंद। ये है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना है। नदी के बारे में बात करें, किस नदी पर है? नदी की बात करेंगे कि नदी कौन सी है? ये भी हमारी रिहंद है, रिहंद नदी।
बात करेंगे अगला कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारी स्थित है सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर इसमें बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे, देखिए यहीं पर एक क्या है, एक यहाँ पर झील, कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये क्या है, ये हमारी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो हमारी कहाँ पड़ती है, सोनभद्र में। चले आगे देखते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, अगला क्या दिया गया कि राजघाट बांध परियोजना किन दो राज्यों के बीच परियोजना है। ये आपको बताना है कि ये परियोजना है कि राजघाट बांध किन दो राज्यों की परियोजना है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश और राजस्थान, या फिर उत्तर प्रदेश और बिहार, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो परियोजना है राजघाट बांध परियोजना, ये किनके बीच है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसमें ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच एक संयुक्त परियोजना है। बात करेंगे अब इसमें इतना ही काफी, आगे देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन दिया गया कि माता टीला बांध परियोजना किन नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि माता टीला बांध किस नदी पर है, ये आपको बताना है, रिहंद, सोन, बेतवा, काली, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये कहाँ पर स्थित है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। माता टीला बांध ये हमारा ललितपुर में, ये कहाँ है, ललितपुर, ये हमारा ललितपुर में स्थित है। बात करेंगे ललितपुर में स्थित है और किस नदी पर स्थित है। देखिए इसकी नदी की बात करने वाले हैं। नदी कौन सी है, वो हमारी नदी है हमारी बेतवा। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बेतवा नदी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें हमारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमारा कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। इनके बारे में देखेंगे, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे इनके बारे में। देखिए मैं जो जो आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करना है और अपनी कॉपी में नोट करने के बाद उसको याद करना है। देखिए जैसे कि ये 16वीं शताब्दी में जन्मे थे, कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। बात कर रहे हैं हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। 16वीं शताब्दी में जन्मे थे और ये जो मलिक मोहम्मद जायसी थे ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, शेरशाह सूरी के समकालीन थे। बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1992। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। बात करेंगे इनकी मृत्यु की कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। मृत्यु की बात करने वाले हैं, मृत्यु हुई थी इनकी 1542 में। 1542 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अखरावट इनकी प्रमुख रचना है और जो इनकी एक शैली है दोहा चौपाई शैली, दोहा चौपाई शैली, ये इनकी शैली थी। चलिए बात करेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको सभी को नोट करनी है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या है इनमें से बताना कौन सा। पहला दिया गया है इसमें कि यह तमस नदी के तट पर स्थित है। यह जिला पूर्व में गोरखपुर से घिरा हुआ है। तीसरा दिया गया कि यह जिला उत्तर में मऊ जिले से घिरा हुआ है। बताइएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हमारा एक सही कथन है, ये आपको बताना है। जैसे कि इसमें दिया गया है यह किस नदी पर स्थित है, तमस नदी पर स्थित है। देखिए ये वाला कथन सही है। बात करेंगे कि यह जिला पूर्व में गोरखपुर जिले से घिरा हुआ है। देखिए ये पूर्व में गोरखपुर जिले से नहीं घिरा हुआ है, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा, इनका ये वाला कथन गलत हो जाएगा। बात करेंगे कि यह उत्तर में मऊ जिले से घिरा हुआ है, उत्तर में मऊ जिला नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें हमारा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति कब
आई थी, ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति कब आई थी। बताएंगे कि ये कब आई थी, ये आपको बताना है। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन जैसे दिया गया है कि 2020, 21, 22, 23 या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये कब आई थी, ये आई थी 2022 में। ऑप्शन नंबर इसमें सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, इसी क्वेश्चन से संबंधित एक क्वेश्चन और दिया गया है। जैसे कि दिया गया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा क्या है, ये आपको बताना है कि इसमें कौन सी सीमा पूंजी निवेश है, ये आपको बताना है। जैसे दिया गया है कि 500 करोड़ या फिर उससे अधिक, लेकिन 3000 करोड़ से कम, 50 करोड़ से ऊपर लेकिन 200 करोड़ से नीचे, या फिर 200 करोड़ या उससे अधिक लेकिन 500 करोड़ से कम, या फिर इसमें दिया गया है चौथा ऑप्शन कि 3000 करोड़ या उससे अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसमें कितनी पूंजी जो हमारी निवेश सीमा तय की गई है वो क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर दीजिएगा। देखिए इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 200 करोड़ या उससे अधिक लेकिन 500 करोड़ से कम। देखिए बात करेंगे आप इसमें, जैसे कि इसमें दिया गया कि 500 करोड़ या फिर उससे अधिक लेकिन 300 करोड़ से कम, 3000 करोड़ से कम, सॉरी 3000 करोड़ से कम। लेकिन इसमें क्या, देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सुपर मेगा। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलेंगे सुपर मेगा, सुपर मेगा, ये हो गया सुपर मेगा। बात करेंगे अब इसमें, जैसे कि दिया गया है कि 50 करोड़ और उससे 50 करोड़ से ऊपर लेकिन 200 करोड़ से नीचे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बड़ा। इसको क्या बोलते हैं, बड़ा, इसको बड़ा बोलेंगे। फिर इसके बाद हम इसके बाद क्या बोलेंगे, जो हमारा 200 वाला इसको बोलेंगे हम मेगा, जो इसकी हम बात कर रहे हैं मेगा की, ये हो गया मेगा। फिर हम बात करेंगे 300 वाले की, 300 करोड़ है या उससे अधिक, तो उसको बोलेंगे अल्ट्रा मेगा श्रेणी। क्या बोलेंगे, अल्ट्रा मेगा श्रेणी, अल्ट्रा मेगा श्रेणी, अल्ट्रा मेगा श्रेणी। ये हमारी 4 इसमें बात हो गई है, इसको आप नोट करेंगे अच्छे से, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलें आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में महर्षि भृगु की तपोस्थली मानी जाती है। आप बताना कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को महर्षि भृगु की तपोस्थली माना जाता है, यानी कि जो किस जगह को उनको तपोस्थली में भी माना था महर्षि भृगु ऋषि की, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया कि सीतापुर, बलिया या फिर ललितपुर, चित्रकूट या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में, और आपको बताना है कि आपके इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इसका आंसर आप हमें जरूर देंगे। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, और अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपका ये सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाएगा, और हम आपके लिए नए नए प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। आप सभी जानते हैं कि यूपी पैट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी सतर्क रहें। ये कभी भी इसकी ऑनलाइन करा सकते हैं, ये 20 तारीख तक इसकी ऑनलाइन करा देंगे। 20 तारीख इस महीने में जून में इनको ऑनलाइन करा देनी है। 3 महीने का समय तुम्हें लगभग ये देंगे, उसके बाद ये इसका एग्जाम करा देंगे। 3 महीने के बाद इसमें एग्जाम करा दिया जाएगा, 3 महीने के भीतर भी करा सकते हैं, इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखेंगे। और देखिए अब हम हो सकता है कि हम जैसे कि यूपी, और कभी कभी हम इसमें आपको जीके के भी सेट देंगे, यानी कि अदर ऑल इंडिया जीके, हम उसको भी सेट देने वाले हैं आपको वो भी आप आपके लगाने वाले हैं। इसलिए आप दोनों सेट लगाएंगे, यूपी के भी और जीके का भी आप सेट लगाएंगे।
अच्छे से देखो, जैसे होगा हम आपको बताएंगे। हम आपके लिए कोशिश करेंगे जितना अच्छा हो सके उतना बेहतर करने की। बस आप हमें अपना सपोर्ट दें। आपका ही सपोर्ट हमारे लिए ताकत बनेगा। और अच्छे से अपनी मेहनत कीजिएगा और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। जो भी आपका एग्ज़ाम हो आप वो करेंगे और अच्छे से इसको सेट निकालें। मेरा उद्देश्य है आपको सेट देना। जितने अच्छे-अच्छे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन है, सभी एक दौरे से सेट बहुत मुश्किल से बनता है, बहुत अच्छे से, बहुत टाइम लगता है सेट बनाने में। ये 20 क्वेश्चन देखने में, ढूँढने में बहुत समय लगता है, इसलिए आपको अच्छे से करने हैं। मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। बस आप हमें सपोर्ट करें, यही मेरा आपसे उद्देश्य है। चैनल अच्छा हो तो आप अपने ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।